दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 24th वाला क्वेश्चन। इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग यू वुड हैव बेनिफिटेड अ ग्रेट डील। अब इसमें देखो इफ आ गया, मतलब आपका ये जो सेंटेंस है ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस का जो फॉर्म होता है वो यही होता है कि कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद जो है हैड आ गया और वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, इसी फॉर्म में आपका बिल्कुल बराबर इसका कंसेप्ट, बराबर इसका स्ट्रक्चर है कि इफ़ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग और इधर यू हैड आया। देखो इधर आपका हैड और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। दूसरा जो आपका सेंटेंस है उसमें क्या आना है, उसके अंदर जो है आपका वुड हैव आने वाला है। क्या आने वाला है, वुड हैव। तो वुड हैव का यहाँ पर बिल्कुल बराबर कॉम्बिनेशन है। देख लेते हैं, देखो इफ़ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग, कि यदि तुमने मीटिंग अटेंड की होती, ठीक है, यदि आपने जो है मीटिंग अटेंड की होती तो यू वुड हैव बेनिफिटेड द अ ग्रेट डील। तो उससे तुमको क्या होता कि बहुत फ़ायदा होता, वो काफ़ी हद तक जो है अ ग्रेट डील मतलब काफ़ी सारा जो है तुमको उससे बेनिफिट होता। तो देखो वुड हैव आया, वुड हैव के बाद में जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो ठीक है, बिल्कुल बराबर इसका कॉम्बिनेशन हो गया कि यू हैड अटेंडेड, इधर हैड के बाद वर्ब का पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और इधर आपका वुड है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसके अंदर दोस्तों कुड बेनिफिट नहीं होने वाला है, वुड बेनिफिट नहीं होने वाला है, वुड भी बेनिफिटिंग नहीं होने वाला है। नो इम्प्रूवमेंट जो है आपका एकदम करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन देखो आप। इट इज ऑफ नो गुड, ये आपका एक वर्ड आ गया, इट इज ऑफ नो गुड ट्राई टू फाइंड एन एक्सक्यूज नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इट इज ऑफ नो गुड ट्राई टू फाइंड एन एक्सक्यूज नेक्स्ट टाइम। दोस्तों इसमें ये जो आपका वर्ड है आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक तो हमारा हो गया नो गुड, है ना, या फिर हमारा हो गया नो यूज। इस तरीके के कोई भी वर्ड है तो उसके बाद सीधा आपको आईएनजी लगाना है। V1 आईएनजी, वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा कि इट इज ऑफ नो गुड, ट्राई टू फाइंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू फाइंड हो सकता है, या तो ट्राइंग टू फाइंड हो सकता है। देख लेते हैं हमारा क्या है। तो देखो इट इज ऑफ नो गुड टू ट्राई टू फाइंड, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, नो गुड के बाद सीधा वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ। फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। इट इज नो गुड टू ट्राई फाइंडिंग नहीं होगा, इट इज नो गुड ट्राइंग, ये आपका ट्राइंग बराबर है। ठीक है, अब ट्राइंग टू फाइंड, तो टू फाइंड जो है या तो टू फाइंड लगा सकते हो, या उसके बाद जो है इसको फाइंड को भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड को भी हम लोग फाइंडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ, मतलब ये तरीका भी सही है। अगर आपके ऑप्शन में आता, अगर आपके ऑप्शन में ये आता कि इट इज ऑफ नो गुड ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज नेक्स्ट टाइम, तो देखो ट्राइंग टू फाइंड यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मतलब क्या हो गया कि ट्राइंग टू फाइंड, तो टू फाइंड आपको पता है कि ये इन्फिनिटिव होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं ये आपके इन्फिनिटिव्स होते हैं। इन्फिनिटिव में हम लोग डायरेक्ट वर्ब के साथ V1 जो वर्ब का जो है डायरेक्ट टू लगा के जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी, तीन तरीके से हम लोग इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। एक तो टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर सीधा आप वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगा दो, जिसको हम लोग जेरेंड भी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लगा दो, है ना, वर्ब का सेकेंड या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ नो गुड ट्राइंग फाइंडिंग एन एक्सक्यूज नेक्स्ट टाइम भी सही है आपका, और दूसरा इट इज ऑफ नो गुड ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज, दोनों आपके करेक्ट है। मतलब यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ट्राइंग टू फाइंडिंग नहीं होगा, ट्राइंग फाइंडिंग होगा। ठीक है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वो वैसे भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 26 वाला। वी हैड नथिंग टू ईट सिंस 8 o'clock, ठीक है, सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। देखो इसमें दोस्तों एक चीज आप ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंस 8 o'clock, सिंस और फॉर, और उसके बाद जो है अगर कोई भी टाइम फ्रेज की बात होती है ना, सिंस फॉर आपका आया, उसके बाद अगर कोई भी टाइम फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी टाइम फ्रेज दिया है, इसका मतलब ये जो आपका सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका
परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये आपका? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आपका ये सेंटेंस है। एक्सक्यूज मी भाई, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या तो आपका हैज आएगा या फिर आपका हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हैज या हैव आएगा, उसके बाद जो है जो भी वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म आएगा। जो भी वर्ब आपका आता है उसका थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूस का भी अगर पैसिव फॉर्म में लिखें तो केवल परफेक्ट टेंस का भी आता है। मतलब अगर इसी का परफेक्ट इसमें टाइम क्लॉज में अगर हम लोग ये पैसिव फॉर्म में अगर लिखते हैं तो केवल हैज है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैड नथिंग, तो हैड यहाँ पर आया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस आपका जाएगा। किस में जाएगा? ये आपका पास्ट के परफेक्ट में आपका सेंटेंस ये जाने वाला है। हम लोग देख लेते हैं। तो वी हैड नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं था। देखो क्या मीनिंग हो रहा है, हमारे पास कुछ नहीं था क्या? खाने के लिए। तो हमारे पास कुछ नहीं था खाने के लिए सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, इस सुबह कुछ भी नहीं था। आपके ऑप्शन देखो, वी हैव हैड नथिंग। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा दोस्तों कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है हमारे पास खाने का कुछ नहीं था। क्या कहा जा रहा है? हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं था, खाने के लिए नहीं था, खाने का कोई, या फिर वी हैव हैड, हमने कुछ नहीं खाया। इस सेंस में बात हो रही है कि हमने जो है सुबह 8 बजे से जो है कुछ भी नहीं खाया। आप इसमें देखो ऑप्शंस में, यहाँ हैव आ रहा है, यहाँ पे हैड आ रहा है, इधर आपका हैड आ रहा है, नथिंग टू हैव आ रहा है, उधर आपका डिड या हैव या हैव हैड। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि हैड जो है आपका, हैड जो है उसका एक मेन वर्ब की तरह भी हम इसको यूज करते हैं और इसका मतलब है खाया। हैड का मतलब क्या होता है? खाया, ठीक है ना। और हैव जो है, हैव का मतलब है खाना। अगर हैव जो है वो हैव का मतलब क्या निकल के आता है? खाना। कब? ग्रहण करना। बेसिकली हैज या हैव जो है आपके मुख्य क्रिया की तरह भी यूज होते हैं, लेकिन कब यूज होते हैं? जब आप ये कहना चाह रहे हो कि ग्रहण करने के सेंस से, ठीक है। किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को उपयोग करना, किसी चीज को बेसिकली खाना। तो जब भी हम खाने या पीने की बात करते हैं तो हम लोग हैव बोलते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि भाई आपने खाना लिया, तो क्या बोलोगे? यस आई हैड, मैंने लिया, आई हैड, मैंने खाया। तो ये खाया है ना, खाया इस सेंस में या तो आप खाया बोलो या फिर आप लिया बोलो। इस सेंस में जो है ये हैव जो है इसका मेन वर्ब की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें अगर ऑप्शंस आप देखो तो यहाँ पे हैड एक बार है, बट आपको इसको मेन वर्ब की तरह यूज करना है। इसका मतलब इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। मतलब ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वी हैव हैड नथिंग। क्योंकि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा अगर परफेक्ट टेंस में है तो वो हैव ही आना है, उसके बाद वर्ब का ये देखो वी हैव, और ये वर्ब का जो है सेकंड या थर्ड फॉर्म है आपका वी हैव हैड नथिंग, है ना। तो वी हैव हैड नथिंग जो है आपका राइट फॉर्मेशन है। मतलब ये वाला दोस्तों आपका राइट है। देखो वी हैड नथिंग टू हैव, तो टू हैव यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि टू एट ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या है, वी डिड हैव नथिंग, वी डिड हैव नथिंग, तो वी डिड हैव नथिंग टू ईट, नहीं वी डिड हैव नथिंग। देखो डिड के बाद जो है नॉट आता है, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग आएगा, नथिंग नहीं आएगा। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग आने वाला है, तो वो भी आपका रॉन्ग हो गया। वी हैड हैव कभी भी नहीं होता दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। दो हैव अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि पास्ट टेंस हमेशा सेकंड वाला होता है। पास्ट टेंस हमेशा कौन सा होता है, सेकंड, ये दूसरे नंबर का होता है। ये हमेशा जो है हैव ही होना है आपका, हमेशा जो है। अगर दो हैव आ गया या हैड आ गया, जो भी हो गया, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला है वो आपका हैव होना है। सेकंड फॉर्म हमेशा जो है वो सेकंड वाला रहता है। हैव हैड हैव नथिंग कभी नहीं होता है, हैव हैड नथिंग जो है आपका राइट कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 27th वाला। It was unfortunate as my friend was in hospital for a week after an accident। क्या बात हो रही कि ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। as my hand कि मेरा जो मित्र है was in hospital, वो कहाँ पर है, हॉस्पिटल में, for a week एक हफ्ते के लिए, आफ्टर एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद,
है ना, तो एक्सीडेंट होने के बाद ये सेंस में आ रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर अ वीक थ्रू एन एक्सीडेंट। तो थ्रू एन एक्सीडेंट का मतलब यही होता है कि के दौरान, है ना, के समय, है ना, के समय, या थ्रू एन एक्सीडेंट या एक्सीडेंट से होकर, तो एक्सीडेंट से गुजरकर, से होकर, तो एक्सीडेंट से होकर ये तो आपका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। इन अ वीक ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, है ना, तो ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ड्यू टू मतलब देखो माय फ्रेंड वाज अनफॉर्चुनेट एज माय फ्रेंड वाज इन हॉस्पिटल, मेरा जो दोस्त था वो कहाँ था, वो हॉस्पिटल में था, मतलब एडमिट था, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट था, किस, एक हफ्ते के लिए, एक आफ्टर मतलब उसके बाद, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है एक हफ्ते के लिए, आफ्टर एन, तो ये यहाँ पे ड्यू टू, आप देखो इन अ वीक ड्यू टू एन एक्सीडेंट, देखो यहाँ पे ड्यू टू जो है ये क्या बताने के काम में आ रहा है, ये आपका ड्यू टू जो है दोस्तों कारण बताने के काम में आ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल बराबर लग रहा है कि आफ्टर अ वीक ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ठीक है। उसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट होना नहीं, मतलब हमारा यहाँ पे सी वाला जो है दोस्तों, देखो सी वाला जो है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग 28 वाला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ अलग क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पिछले क्वेश्चन से दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है दोस्तों। किसके क्वेश्चंस है? वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है, जो हमने पहले के कुछ एग्जाम्स की जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब हमने किए थे। वर्ड स्वैप में दोस्तों ये होता है कि आपको बस ये चेक करना है, आपको चेक करना है, ये नॉर्मली फिलर के क्वेश्चंस भी आप इसको मान सकते हो। इनमें इन क्वेश्चंस में आपको चेक करना है कि जो भी आपके क्वेश्चंस है उनकी जो प्लेसमेंट है वो बराबर है या नहीं है, और उनके अंदर कोई चेंजेस की ज़रूरत है, ये हमको देखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें से जैसे 1, 2, 3 और 4 आपके अंडरलाइन वर्ड हैं और 5 आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शंस आपके हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन सा वाला जो वर्ड है वो रॉन्गली प्लेस्ड है, प्लेस्ड है, रॉन्ग उसका प्लेसमेंट है। बस अगर रॉन्ग प्लेसमेंट है तो उसको टिक करना है, अगर कोई भी रॉन्ग नहीं है, सब बराबर है, तो हम लोगों को यहाँ पे ऑल करेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो आपके सामने वंस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो दोस्तों वंस जो वर्ड है उसके बाद क्या आया? इम्प्लीमेंटेशन। अब देखा जाए तो यहाँ पे वंस के बाद क्या आना चाहिए भाई? वंस के बाद आपका वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? वर्ब आना चाहिए। और वर्ब कौन सा आना चाहिए, है ना? वंस स्पोकन, वंस टोल्ड, वंस आस्क्ड। तो जनरली वर्ब जो है आपका वो सेकेंड या थर्ड फॉर्म का आना चाहिए, सेकेंड या थर्ड फॉर्म का आना चाहिए। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन टेशन वर्ड आया, मतलब ये तो आपका नाउन है, तो इसके अंदर तो हमारा एरर लग रहा है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है फर्स्ट में, वंस इम्प्लीमेंटेड। अब देखो वंस इम्प्लीमेंटेड आएगा क्या? हम लोग थोड़ा सा रुक के इसको सॉल्व करते हैं, पहले पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि वंस इम्प्लीमेंटेशन द रेगुलेटरी नॉर्म्स विल, जो भी रेगुलेटरी जो नॉर्म्स हैं, जो नियम वगैरह हैं, विल हाउएवर force many business groups to change the way they raise debt and equity to fund their ventures। तो यहाँ पे ventures का मतलब होता है उनके कोई बिजनेस, ठीक है, उनके किसी प्रकार के बिजनेस। तो इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि एक बार अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन है, रेगुलेटरी जो नॉर्म्स है वो क्या होने वाली है, वो बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप है उनको ये मजबूर करने वाली है कि वो अपना जो तरीका है, क्या किस चीज़ का तरीका, डेट रेस करने का। डेट का मतलब होता है कर्ज जो लेने का पब्लिक से जो तरीका है, और जो इक्विटी का जो तरीका है, इक्विटी मतलब जो चालू खाता उनका जिसको कहते हैं, जिसमें कैश का फ्लो ज़्यादा होता है, उसका तरीका, वो फंड करने का तरीका बिजनेस का है, वो उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक बार अगर नियम बदल गए तो बिजनेसेस को ये सारे अपने जो पैसे उगाने के जो तरीके हैं वो उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, ये उसका एक मीनिंग आ गया। अब आप देखो दोस्तों वंस इम्प्लीमेंटेशन जो है, अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके अंदर किस तरह की एरर देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें ना स्पेलिंग की एरर देखा करो कि
ये जो पर्टिकुलर वर्ड जो लिखा है वो स्पेलिंग वाइज बराबर है कि नहीं है। उसके बाद जो है उसमें एरर आप देखा करो ग्रामर की। किसकी एरर दोस्तों? ग्रामर की एरर आप लोग देखा करो कि ग्रामेटिकली उस वर्ड का प्लेसमेंट वहाँ पर सही है या नहीं है, या ग्रामर के बाद जो है आप देखा करो किसका एरर, आप देखा करो कॉन्टेक्स्ट का एरर, कि जो भी वो जो वर्ड लिखा हुआ है वो राइटली उसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग के हिसाब से उसका प्लेसमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको क्या हो गया दोस्तों, एक एरर पता चल गई कि वंस इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, वंस इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेड, मतलब ये वाला तो हमारा राइट है। बाकी वाला देख लो, नॉर्म्स हाउएवर फोर्स मेनी, बहुत सारे बिजनेस को फोर्स करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही में आपका एरर है। ठीक है ना, कोई 4 में से एक के अंदर ही एरर है, अगर 2 में होता तो यहाँ पे लिखा होता कि ए एंड बी या जो भी उस तरीके से। बाकी जो वर्ड्स हैं एज इट इज कॉपीड है, मतलब हमारा ए वाला राइट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 वाला आपके सामने है। प्लेयर्स इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग, ठीक है, are the visible part of a malaise that spread far beyond must be urgently addressed। देखो इसमें क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स, ठीक है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? अच्छा, इसके अंदर कुछ वर्ड्स मैं टिक कर देता हूँ, इन्वॉल्व, मेलाइज और स्प्रेड। एक आपका जो वर्ड है वो इन्वॉल्व, ठीक है, उसके बाद आपका जो वर्ड है वो है मेलाइज, ठीक, उसके बाद जो वर्ड है वो स्प्रेड, स्प्रेड्स, एंड एक वर्ड आपका है एड्रेस। इन चारों में से आपको एक एरर वाला जो वर्ड है वो निकालना है, देखना है। देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि प्लेयर्स इन्वॉल्व इन, देखो इन्वॉल्व आपका ईडी जो है एकदम बराबर है। यहाँ पे क्या बात हो रही कि वो खिलाड़ी जो सम्मिलित हैं, जो शामिल हैं, किस में शामिल है? मैच फिक्सिंग में शामिल है। आर द विजिबल पार्ट ऑफ, वो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सबको, किसके विजिबल पार्ट है? मेलाइज के। तो मेलाइज का मतलब होता है कोई बैड बिहेवियर। मेलाइज का क्या मतलब होता है कि कोई बैड बिहेवियर, ठीक है, बैड बिहेवियर या कोई भी रॉन्ग डूइंग्स, है ना, कोई भी जो गलत कार्य जो उन लोगों ने किया है उसका एक जीता जागता उदाहरण है ना। उसको इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो रॉन्ग डूइंग, जो भी गलत काम उन्होंने किया उसका जीता जागता ये लोग कौन है? ये सारे खिलाड़ी उदाहरण हैं। दैट स्प्रेड फार बियॉन्ड, इन्होंने क्या करा? बहुत चीज़ों को बहुत आगे तक क्या कर दिया? स्प्रेड कर दिया। दैट स्प्रेड्स फार बियॉन्ड मस्ट बी अर्जेंटली, और इस चीज़ को क्या करना चाहिए? इस बात को अर्जेंटली एड्रेस करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, या इस पर कोई भी कार्यवाही होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर इन्वॉल्व का प्लेसमेंट एकदम बराबर है, प्लेयर्स इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग। और आप सेकेंड देखो, मेलाइज, विजिबल पार्ट ऑफ द मेलाइज ऑफ अ मेलाइज, मतलब कोई भी रॉन्ग डूइंग, कोई बुरा कृत्य या कोई बैड बिहेवियर, इस तरह का इसका भी आपका प्लेसमेंट जो है बराबर है। नेक्स्ट आप देखो, दैट स्प्रेड, जो कि स्प्रेड कर रहा है फार बियॉन्ड, है ना, बहुत आगे तक ये चीजें फैल रही है। ठीक है, मस्ट बी अर्जेंटली एड्रेस, इस चीज को जो है क्या करना चाहिए? अर्जेंटली एड्रेस कर देना चाहिए। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो है किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे सभी चारों वर्ड्स का जो प्लेसमेंट वो एकदम एक्यूरेट है। इसका मतलब हमारा ई वाला ऑल आर करेक्ट जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 30 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? द ग्लोरी ऑफ मोनालिसा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है दोस्तों? आप सभी ने सुना होगा मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसकी बात हो रही है कि ये जो ग्लोरी, ये जो ख्याति है, किसकी ख्याति है? मोनालिसा की है। वो सच दैट, वो इतनी ख्याति है, सच दैट विजिटर्स टेंड टू इग्नोर मेनी ग्रेट स्पेसिमेंस ऑफ रेनेसा। मतलब मोनालिसा एक इतनी बड़ी या इतनी महान या इतनी अच्छी पेंटिंग हुई है कि बहुत सारे लोगों ने जो काफ़ी सारे रेनेसा के समय पर जो स्पेसिमेंस थे या और भी जो दूसरी कोई पेंटिंग्स थी रेनेसा के समय। रेनेसा जो है दोस्तों, रेनेसा का मतलब होता है आपका रिवाइवल या फिर रीबर्थ। रीबर्थ मतलब रेनेसे का जो ड्यूरेशन हुआ, जो यूरोप में एक बहुत ही लार्ज स्केल पे जो बदलाव आया, जिसमें बहुत सारे
बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, उन्होंने किताबें लिखी, स्कल्प्टर्स आए, पेंटर्स आए, उन्होंने अपनी बहुत सारी कलाकृतियाँ रेनेसा के दौरान बनाई। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि मोनालिसा जो एक ऐसी हिट हुई पेंटिंग या उनकी जो पोर्ट्रेट जो है, कि दूसरे जितने भी स्पेसिमेन हैं रेनेसा आर्ट के टाइम पे जो थे वो, या फिर इजिप्शियन एंटीक्यूटी, तो एंटीक्यूटी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट, कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट या कोई एंशियंट बिल्डिंग, इस तरीके से इजिप्ट की कोई पुराने जैसे पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, जो आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे, या फिर ग्रीक के जो ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक के टाइम पे जो उन्होंने स्कल्पचर्स वगैरह बनाए, वो सब के सब जो है वो इसके सामने, मोनालिसा की पेंटिंग के सामने बहुत कम है ना। तो इस तरह की बात हो रही है। अब हम लोग देख लेते हैं चार में से कौन सा हमारा रॉन्ग है। तो देखो ग्लोरी ऑफ मोनालिसा, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मोनालिसा की पेंटिंग की बात हो रही है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ग्लोरी ऑफ मोनालिसा भी बोल सकते हैं, इतना उसकी ख्याति थी। Such that the visitors tend to ignore the many great, देखो the many great specimens का मतलब होता है जो सैंपल्स हैं रेनेसा आर्ट्स के, या जो भी धरोहरें हैं रेनेसा आर्ट्स के। तो स्पेसिमेन भी आपका करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग भी इसकी बराबर है स्पेसिमेन। इजिप्शियन एंटीक्यूटीज की दोस्तों स्पेलिंग गड़बड़ है। देखो मैंने कहा था या तो आपका स्पेलिंग का एरर होगा, या ग्रामर का एरर होगा, या फिर कॉन्टेक्स्ट का एरर होगा। तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग का एरर है। देखो यहाँ पे स्पेसिमेन स्पेलिंग बराबर है रेनेसा, रेनेसिक अगर देखें रेनेसेंस की स्पेलिंग भी बराबर है। यहाँ पे किसमें प्रॉब्लम है, एंटीक्यूटी QUI आने वाला है दोस्तों, मतलब सी वाला जो है हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एंटीक्यू स्पेलिंग CU नहीं होगा, QUI होगा, ठीक है। स्कल्प्टर्स वगैरह बाकी जो है आपका सारा करेक्ट है, एंटीक्यूटी स्पेलिंग गलत है, इसलिए सी वाला हमारा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 31 वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, वी आर सर्वाइविंग, हम सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइविंग का मतलब है हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं, जी रहे हैं। किस तरह से, इन एन एरिया, एक इस प्रकार के एक क्षेत्र में, एक एरिया में जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आर ऑन स्टीरॉइड, ठीक है। स्टीरॉइड्स का मतलब होता है बूस्टर। स्टीरॉइड जो है वो किसका काम करता है दोस्तों, बूस्टर का काम करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है, हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड को बढ़ाने का काम करता है, हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा पंप अप करना, एक्स्ट्रा ताकत हमको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि हम लोग जो है इस युग में ऐसे एरिया में, इन एन एरिया वेयर, अच्छा एरिया नहीं होगा दोस्तों, इन एन एरा आपका ये सही वर्ड है, ठीक है, इन एन एरा, ठीक है, युग की बात हो रही है। तो हम इस एरा में सरवाइव कर रहे हैं जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेरॉइड, अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर ऑन स्टेरॉइड, मतलब वो स्टेरॉइड पर है, मतलब वो एक्स्ट्रा सपोर्ट पर है, एंड आर चेंजिंग विद द पेस दैट नो एकेडमिशियन कैन मैच। अच्छा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पुरानी जितनी भी तकनीक है वो स्टेरॉइड पर है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एक्स्ट्रा सपोर्ट में है, उनकी अपनी जो ताकत है वो कम होती जा रही है, एंड आर चेंजिंग, वो बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है विद अ पेस, इतनी स्पीड से कि नो एकेडमिशियन कैन, कोई भी स्कॉलर जो है उस चीज को मैच कर पाए। मतलब अब की जो नई साइंस तकनीक वगैरह है वो इतनी तेजी से बदल रही है कि जो पुराने हमारे कोई भी स्कॉलर उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से जो है तकनीकें आगे चल के चेंज होने वाली, जिस तरह से रोबोट्स आने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, आप कंप्यूटर के अंदर नई नई बिल्कुल लैंग्वेजेस आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई, नई नई तकनीक आ गई कि अब समझ में नहीं आता कि और आगे ये कहाँ पर जाने वाला है। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग देख लेते हैं, सर्वाइविंग कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर स्टेरॉइड की स्पेलिंग भी बराबर है। आर चेंजिंग विद अ पेस, वो किस तरह से बदल रही है, एक बदलती जा रही है, विद अ पेस, एक स्पीड से, दैट नो एकेडमिशियन कैन मैच, कि कोई भी एकेडमिशियन जो है उसे मैच कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, स्पेलिंग वाइज हर तरीके से ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 वाला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ कंट्री इन्वेस्ट इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिग्रेसिव प्रोजेक्ट्स इज अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ
इट्स सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसमें कि व्हाट अ कंट्री इन्वेस्ट, मतलब जो भी कोई देश इन्वेस्ट करता है, किस में इन्वेस्ट करता है, इन साइंटिफिक एंड, है ना, वैज्ञानिक तरीके से या फिर टेक्नोलॉजिकल तकनीकी डिग्रेसिव। दोस्तों डिग्रेसिव का मतलब है, देखो डिग्रेसिव सबसे पहले तो एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, डिग्रेसिव का मतलब होता है एक डाइवर्टेड, है ना, डाइवर्टेड सेंस में बात हो रहा है, डाइवर्टेड सेंस में हो रहा है, बिखराव के सेंस में हो रहा है। ठीक है, पिछड़ेपन के सेंस में यहाँ पे डिग्रेसिव का मतलब हो रहा है, तो पिछड़ापन, इस तरीके से इसमें डिग्रेसिव एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या हो गया कि व्हाट अ कंट्री इन्वेस्ट, कि जो एक देश किस में इन्वेस्ट करता है, इन साइंटिफिक और मतलब जो भी कोई पर्टिकुलर देश साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में, डिग्रेसिव तो नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा, दैट इज द क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इट्स सस्टेनेबल ग्रोथ। और वही रीजन, मतलब जो भी देश जो साइंस में, तकनीक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला है, उसी देश के लिए जो है आगे चलकर जो ग्रोथ है वो बहुत ही सस्टेनेबल होने वाली है। मतलब वो ग्रोथ कभी कम, मतलब अगर किसी भी देश को ग्रो करना है तो उनको जो है अपने साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों डिग्रेसिव यहाँ पे रॉन्ग वर्ड हो गया। ठीक है, इसमें आपका एरर है, डिग्रेसिव का जो है यहाँ पर अपोजिट आने वाला है, जो कि है आपका प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव जो है आपका राइट, मतलब एरर जो है आपका डिग्रेसिव में एरर है, बाकी का प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर है। देखो व्हाट अ कंट्री इन्वेस्ट, जो भी एक देश इन्वेस्ट करेगा साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट में, ऐसे उन्नतिपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स में करेगा, इज अ क्रिटिकल ड्राइवर, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी उसके सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, उसके लगातार होते हुए ग्रोथ के लिए वो चीज बहुत ही जरूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बी में हमारा एरर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो आप, अ बैलेंस शीट वुड शो दैट मोर हैज बीन लॉस्ट देन रिट्रीवल इन दी अयोध्या जजमेंट। तो यहाँ पर जो है अयोध्या जजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अयोध्या जजमेंट की। तो देखो क्या यहाँ पे बात हो रही है कि एक बैलेंस शीट, जो भी हिसाब किताब है, जो बैलेंस शीट है, उससे पता चलेगा, उससे क्या पता चलेगा कि मोर हैज बीन लॉस, ज्यादा नुकसान हुआ, देन रिट्रीवल। तो दोस्तों देन रिट्रीवल यहाँ पर नहीं होने वाला है, देन रिट्रीव्ड क्या होने वाला है, रिट्रीव्ड। इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ, मतलब जो हमको प्राप्त हुआ उससे ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अयोध्या जजमेंट के केस में। देख लेते हैं, मोर हैज बीन लॉस देन रिट्रीव्ड, आपका ये ऑप्शन है, मोर हैज बीन लॉस देन रिट्रीव्ड। ये दोस्तों फर्स्ट वाला आपका एकदम बराबर है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मोर हैज लॉस देन रिट्रीव्ड। तो मोर हैज बीन लॉस्ट होगा, ज्यादा लॉस किया गया, ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो बीन लॉस्ट यहाँ पे राइट है, दीज आर ऑल रॉन्ग हो गए। मोर हैज बीन लॉस्ट देन हैज रिट्रीव्ड नहीं आने वाला है, मोर इज लॉस्ट ये नहीं आने वाला है, मतलब हमारा ए वाला इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल राइट है। देखो आप, बैलेंस शीट वुड शो दैट मोर हैज बीन लॉस्ट देन रिट्रीव्ड इन द अयोध्या जजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।